जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम को बहुत से लोग उपयोगितावाद का पिता कहते हैं। हाँ, वो उपयोगितावाद के पिता कहे जा सकते हैं, परंतु उनसे पहले भी उपयोगितावाद का प्लेज़र और पेन का सिद्धांत लोगों को ज्ञात था, इवन प्राचीन फिलॉसफी से लेकर के। पर मॉडर्न टाइम में उन्होंने इस सिद्धांत को एक अपने फेलिसिटी कैलकुलस के माध्यम से बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से पिरोया था। तो इसलिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए और वो मॉडर्न टाइम के भी थे। और सबसे पहले मैं ये अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं जेरेमी बेंथम को पूरा समझ नहीं पाया था बहुत समय तक, और अभी भी शायद ना समझ पाया हूँ। पर एक नई अंडरस्टैंडिंग मेरे माइंड में आई है जब मैंने इबनस्टीन, एक हैं हमारे वेस्टर्न थिंकर, उनकी किताब पढ़ी और मेरी परसेप्शन चेंज हुई। हमें ये सिखाया जाता था कि बेंथम प्लेज़र और पेन की बात करता है, और हर एक व्यक्ति के अंदर प्लेज़र और पेन की फैसिलिटी होती है। उसको उसको महसूस करना है, जो कार्य से उसको दुःख होता है वो कम करना है, जिससे खुशी मिलती है उस कार्य को ज़्यादा करना है। परंतु बेंथम ने सिर्फ यहीं नहीं रुका। बेंथम ने यह भी बताया कि कई ऐसे प्लेज़र्स होते हैं जो कि व्यक्ति से संबंधित होते हैं। कई एक्स्ट्रा प्लेज़र्स होते हैं जिसको मिल ने बाद में अदर रिगार्डिंग कहा। तो बेसिकली ये सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का जो गैप मिल करते हैं खुशी में, वो बेंथम भी इनिशियल स्टेज पे रखता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रखता है। तो बेंथम का कैलकुलस बिल्कुल सिंपल नहीं था कि व्यक्ति को जिससे सुख होगा वो सुख, जिससे दुख होगा वो दुख ना। वो बेंथम कहता है व्यक्ति के कई ऐसे सुख हैं जो शायद उसको दूसरों को भला करने से मिलते हैं, दूसरों के अच्छाई देखने से मिलते हैं। अपने बच्चे हों, अपने परिवार हो, अपने ग्राम हो, या कोई अपना राष्ट्र हो, तो उनको भी हमें समझना चाहिए। और फिर बेंथम कहते हैं व्यक्ति के ऐसे कार्य जिससे व्यक्ति को दुख मिलता है, जो उसके स्वार्थ की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा करता है, वो बेसिकली उसके अपने प्लेजर को गलत समझना और उसकी बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंटरप्रिटेशन करने की वजह से बंदा फिर दुखी होता है। तो बेंथम का प्लेजर और पेन का जो पैमाना है, कैलकुलस है, वो भाई इतना सिंपल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल व्यक्ति को जिस हेडोनिस्टिक खुशी मिल रही है तो वो खुश है, अगर उसको परमार्थ की खुशी व्यक्ति नहीं समझ सकता इसमें, ऐसा नहीं। वो इसकी डेफिनेशन दे के देते हैं कि ऐसी खुशियाँ जो व्यक्ति की अपनी नहीं है, दूसरों के प्रति है। तो बेंथम का कैलकुलस इतना सरल नहीं है। अच्छा जी। एक और बात जो बेंथम की बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है, बेंथम ये मानते थे कि डिबेट के इशू पर जब हम उलझते हैं, आइडियोलॉजिकली जब हम बहस करेंगे, समाजवाद, व्यक्तिवाद, इस तरह की बहसों में हम पढ़ेंगे, तो शायद इसका सोल्यूशन हम नहीं ले पाते, क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल डिबेट में घुस जाते हैं। इसके बजाय बेंथम कहते हैं हमें डिटेल्स में जाना चाहिए किसी आर्गुमेंट के, और लॉजिकली देखना चाहिए ये जो तर्क आपने दिया है ये लॉजिकली ठीक है या नहीं। तो वो फिलोसफिकल डिबेट्स को उनकी ग्रैंड उस नेटिव से बाहर निकाल करके जो तर्क फिलॉसफी के समर्थन में दिए जा रहे हैं, उन तर्कों को रैशनली डिस्कस करना, लॉजिकली उनको एनालाइज करने पर वो फोकस करते हैं, ताकि उन माइन्यूट डिटेल में से जो प्रैक्टिकेबल चीज़ें हैं वो हम समझ सकें। ये उनकी बहुत बड़ी महानता है, क्योंकि अक्सर फिलोसफिकल महानता के चक्कर में, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में हम प्रैक्टिकली उसको समझा नहीं पाते। जब प्रैक्टिकली हम समझाते हैं, अगर उन तर्कों को हम देखें तब हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के टाइम पे समाजवादी ये बोलते हैं कि हम राज्य जो सब कुछ चलाए, तो उससे ये प्रश्न बनता है कि राज्य कैसे चलाएगा। कोई पार्टी चलाएगी, कोई नौकरशाही चलाएगी, तो नौकरशाही जनता के प्रति उत्तरदायी कैसे होगी प्रैक्टिकली, बजाय थ्योरेटिकल स्कीम्स को चैलेंज करने के बजाय जो प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं उन पर डिस्कस किया जाए, तर्क दिया जाए और फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसी से एक डायलॉग हो सकता है और सोल्यूशन मिल सकता है, ऐसा बेंथम मानते थे। अदरवाइज आइडियोलॉजिकल डिबेट करने से, उलझते रहने से कोई ग्राउंड पर प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। ये भी बेंथम की महानता है। एक ऐसे टाइम में जब लोग आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड थे, वो प्रैक्टिकली
डिस्कशन करके, प्रैक्टिकली एनालाइज करके आर्गूमेंट्स को सोल्यूशन चाहते थे। एक और बात बेंथम की, बेंथम जन्म से एक कंजर्वेटिव फैमिली में थे, बहुत समय तक वो टोरी रहे, पर जीवन उनका डेडिकेटेड था समाज की भलाई के प्रति। कैसे मैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करूं, और केवल अपने देश तक नहीं, वो एक कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट रखते थे। अफ्रीका के, अमेरिका के, कहाँ कहाँ के विद्वान, डिसेंट जो करते थे लोग, डिसएग्री करते थे, भागे हुए लोग, उनसे चर्चा करते थे, उनके पास आते थे, और वो उनको एक मार्गदर्शन देते थे या उनसे सीखते थे। और बेंथम ने क्योंकि स्वयं कोई विवाह ना किया, अपने जीवन को मानव की भलाई पे लगा दिया, तो उनका घर ऐसे डिसिडेंट्स के लिए, ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए एक ठिकाना था। वहाँ आइए, डिबेट कीजिए, सीखिए, जानिए, उस पर फोकस करते थे बेंथम, और उनका लक्ष्य था मानव की भलाई करना। पर जब 60 साल की उम्र में उनको ये लगा कि नहीं, टोरी सच में ही जो है सामान्य मानव के अधिकारों के विरुद्ध खड़े हैं, तो 60 साल की उम्र में उस बुढ़े ने टोरी को छोड़ दिया और वो लिबरल की तरफ चले गए। और उनका लक्ष्य था कि लोगों को अधिक से अधिक उनके जीवन में अधिकार मिले, खुशियाँ मिले, और इसके लिए वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के लिए प्रयास करते रहे, विशेषकर पुरुषों के लिए ही चाहिए। और मज़े की बात है, जिस दिन बेंथम की डेथ हुई, उसके एक दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड ने 1832 का रिफॉर्म एक्ट पास किया, जिसमें कि वो जो सड़ा हुआ बरौग सिस्टम जो इंग्लैंड में था, जिसमें गाँव के कुछ गाँव, अमीरों के कुछ गाँवों को ज़्यादा वोट का अधिकार था, और शहरों की बस्तियों में रहने वाले लोगों को वोट का अधिकार नहीं था, पुरुषों को, उसकी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद प्रैक्टिकली इंग्लैंड में जो वोट का अधिकार है, उसको प्रति व्यक्ति, प्रति पुरुष के हिसाब से अरेंज किया गया, और पुरुषों को वोट का अधिकार 1832 में इंग्लैंड में मिला। हालांकि बेंथम वो सुबह देख ना पाए, पर उसके लिए बेंथम ने प्रयास बड़ा किया। ये भी उनकी महानता है। और बेंथम ने एक ऐसी फिलॉसफी पेश की जो ना तो एडमंड बर्क जैसी संकीर्ण थी, जिसने कि फ्रांस की क्रांति को और उसकी जो फटर्निटी, इक्वालिटी की जो क्रांतिकारी सोच थी, उसको रोकने का प्रयास किया। बर्क ने ट्रेडिशन के नाम पर वो काम बेंथम ने नहीं किया। ना ही वो थॉमस पेन और गॉडविन की तरह और रेडिकल होकर के संपत्ति के विनाश की तरफ या और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज, रेडिकल डेमोक्रेसी की तरफ दौड़े। उन्होंने समहाउ जो इंग्लैंड में मिडिल क्लास जो पावर में एसेंट हो रही थी, अब जिम्मेदारों को छोड़ करके, उस न्यू रिच, न्यू मिडिल क्लास के फिलॉसफी को, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी पे विश्वास करती थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे विश्वास करती थी, वेलफेयर स्टेट की तरफ फोकस करना चाहती थी, उसको अपनी फिलॉसफी में प्रेजेंट किया। ये उनकी बहुत बड़ी मान्यता थी बेंथम जी की। एक और बात, उनके शिष्य हमारे मिल ने उनसे इनहर्ट की बात कि हमें चीज़ों की माइन्यूट डिटेल्स को देखना चाहिए, उसके बाद रिफॉर्म पे जाना चाहिए, बजाय आइडियोलॉजिकल फिलॉसफी में उलझने के बजाय, जब बात आ जाएगी। और यही बात जॉन स्टुअर्ट मिल से बोरो की फैबियन सोशलिस्ट ने। तो बेसिकली बेंथम की आइडियोलॉजी परकुलेट होती है हमारे मिल में, जो कि बोलते कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिन पे रोक लगनी चाहिए समाज की भलाई के लिए। और बाद में यही फिलॉसफी को, जो कि ग्रेजुअली लोगों की परसेप्शन को चेंज करके समाजवादी चिंतन या कल्याणकारी राज्य चिंतन की बात करते हैं, वो चली जाती है फैबियन सोशलिस्ट में। इसीलिए मिल भी उनका एक अग्रज है, और मिल का अग्रज जो है हमारे बेंथम है, क्योंकि बेंथम भी फिलोसफिकल आर्गुमेंट के बजाय जो तर्क दे रहे हैं आप समर्थन में, उनको प्रैक्टिकली, लॉजिकली चेक करने पे फोकस करते थे। और बाद में जो हमारे फैबियन सोशलिस्ट आए, वो हर सोशलिस्टों की तरह बड़ी बड़ी बात नहीं करते थे, वो फोकस करते थे शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए, स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जाए, पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करते थे, पॉलिसीज़ को फोकस करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। बेसिकली बेंथम ने भी अपना ये माना था कि
गवर्नेंस में पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी को इम्प्रूव करना प्लेजर पेन के कैलकुलस से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी वर्क प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड सोशल या साइकोलॉजिकल लेजिस्लेशन जो वर्क है उनका, उसमें वो चीज़ फोकस करते हैं कि जो 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 लेजिस्लेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज में क्रांति करने के लिए, ऐसा बेंथम मानते थे। इसके पश्चात शुरू में ही उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के संदर्भ में एक बात लिखी। वो नेचुरल राइट की फिलॉसफी को नहीं मानते थे। वो मानते थे आज के दौर में अब हमें एक मिथ की जरूरत नहीं, जो कि नेचुरल राइट की फिलॉसफी है कि कभी हमारे बुजुर्ग बैठे और उन्होंने मिलकर समझौता किया, ऐसा हिस्टोरिकली कोई प्रूव कर दे तो बड़ी बात है। तो बेंथम यहाँ बर्ग से प्रभावित होकर कहते हैं कि बेसिकली हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हैबिट है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की, पूर्वजों से करते चले आ रहे हैं। बाय हैबिट, बाय कस्टम, हम हैबिट के माध्यम से हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन करते हैं, जो बात एडमंड बर्ग कहते हैं। परंतु वो बर्ग से यहाँ डिफर करते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें व्यक्ति की इच्छाओं को सप्रेस करते हैं, व्यक्ति के लिए जो स्पेस इसमें बनना चाहिए उसको, क्योंकि हम हैबिट से फॉलो कर रहे हैं तो हमारा कोई स्पेस इसमें असर्शन का नहीं बनता, इसमें इम्प्रूवमेंट का नहीं बनता। इस बात से पहले से ही बेंथम डिसएग्री करते थे। उनका मानना था कि गवर्नेंस को या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होने के बावजूद हमें इस पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है कि लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, लोगों को स्पेस मिले। ये बात भी जर्मी बेंथम फोकस करते थे। और बेंथम अपने समय के बड़े पहले के एनिमल राइट भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। वो बुल फाइटिंग या कोई भी इस तरह की फाइटिंग जो कि एनिमल्स को का दुरुपयोग करती थी, उसका विरोध करते थे। वो बोलते थे ठीक है एनिमल्स बोल नहीं पाते, कोई बात नहीं, पर क्या वो सफ़र हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, क्या उनको सफरिंग महसूस होती कि नहीं होती। अगर होती है तो हमें इस तरह की स्पोर्ट्स जो कि एनिमल के ऊपर वायलेंस करती, उनको बंद करना चाहिए। धन्यवाद।